हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग आए हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीएजी का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है CPD 2, उसके C3 पेपर जिसमें पब्लिक फाइनेंस अपने को पढ़ना है। तो पब्लिक फाइनेंस के MCQ के साथ, तो इस सेट में टोटल MCQ जो है वो आपका 266 क्वेश्चंस है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। कहता है कि स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स, पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस में ये तीनों चीज इंक्लूड होता है। तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स, अथॉरिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ भी हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कहता है हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का फादर किसे कहा जाता है। तो डाल्टन को पब्लिक फाइनेंस का फादर कहा जाता है। कहता है which is the main point on the basis of public finance can be separated from प्राइवेट फाइनेंस, क्या मेन बेसिस है या पॉइंट है जिसके वजह से हम पब्लिक फाइनेंस को प्राइवेट फाइनेंस से अलग दिखाते हैं। तो सेक्रेसी वाला जो पार्ट है कि प्राइवेट फाइनेंस में जो सेक्रेसी वाली बात होती है कि जिस जो ऑनर है उनके लिए एक तरह से सेक्रेसी वाली होती है बात, तो वो यहाँ नहीं होता है। तो यही डिफरेंस करता है पब्लिक फाइनेंस को प्राइवेट फाइनेंस से। कहता है कि इन द फॉलोइंग विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स, टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो टैक्स जो होता है वो विलिंग वाली बात नहीं होती है कि हम पे करेंगे आप नहीं पे करेंगे। टैक्स मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कोई निर्धारित किया तो वो कंपलसरी नेचर का होता है, वो पे करना ही करना है आपको। ठीक है। कहता है विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। राइजिंग पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू को राइज करने के लिए टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन विच वन हैज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा टैक्स दिया गया था टैक्सेशन कैनन का। तो कैनन ऑफ इक्विटी, एडम स्मिथ के द्वारा टोटल 4 कैनन दिए गए थे। कैनन ऑफ इक्विलिटी या इक्विटी बोलते हैं, और कैनन ऑफ सर्टेनिटी और कैनन ऑफ कन्वेनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी। मतलब एडम स्मिथ ने 4 कैनन दिए थे टैक्सेशन के। कैनन ऑफ इक्विलिटी आगे हम लोग देखेंगे, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वेनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। इंडियन टैक्स सिस्टम क्या है, इंडियन टैक्स सिस्टम इसमें रिग्रेसिव दिया है जो गलत है। यहाँ इंडियन टैक्स सिस्टम जो है प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये होता है कि अगर कोई मतलब 1 लाख अर्न कर रहा है, तो 1 लाख अर्न कर रहा है तो उस पर जो टैक्स होगा वो अगर 5% है, 2 लाख अर्न करेगा तो उस पर 7% हो जाएगा, 5 लाख अर्न करेगा तो उस पर 8% या 10% हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि अगर इनकम बढ़ते जा रहा है तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ते जाना चाहिए, वो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स रेट कहलाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स रेट होता है कि इनकम बढ़ते जाएगा लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। जो 10% इनकम टैक्स है, तो चाहे आप 5 लाख कमाएं चाहे आप 25 लाख कमाएं, आपका रेट ऑफ टैक्स जो है वो 10% है। लेकिन अगर ये रेट ऑफ टैक्स चेंज होते रहा है तो ये आपका प्रोग्रेसिव कहलाएगा। और रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है कि आपका आमदनी बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट अगर कम होते जा रहा है, कि जैसे मतलब अगर आप 2 लाख कमा रहे हैं तो फ्री है, 5 लाख कमा रहे हैं तो 5% है, 10 लाख कमा रहे हैं तो 7% के बजाय जो है 4% हो गया। तो ये आपका रिग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज बॉर्न बाय, जो बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पे बॉर्न होता है। ऑन हुम इट इज लेविड, जिस पे ये लागू होता है उसी पे ये टैक्स हुआ। मतलब द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है इज बॉर्न बाय ऑन हुम इट इज लेविड। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स हैव एन एलिमेंट ऑफ, इनडायरेक्ट टैक्स का जो एलिमेंट है वो क्या है, इक्विटेबल है, न्याय संगत बोलते हैं इसको, इक्विटेबल है। डायरेक्ट टैक्स हैव एन एलिमेंट ऑफ, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इक्विटेबल होगा, और डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव होगा। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है तो ये प्रोग्रेसिव हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है इक्विटेबल होगा। याद रखना है इसको, इनडायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल और डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव।
द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम जो है, द रेट ऑफ टैक्स रिमेन, अभी हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में होता है कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो फिक्स होता है, चाहे 2 लाख कमाए तो भी 10%, 50 लाख कमाए तो भी 10% इनकम टैक्स देना है। तो वो अगर इस तरह का लागू रहेगा तो प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, और उसमें टैक्स क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय, भारत में जो एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाने को रिकमेंड किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, वो कैल्डोर के द्वारा रिकमेंड किया गया था। एडोल्फ वैगनर जो था वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, इकोनॉमिस्ट थे, जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे। कहता है कि हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, तो वही एडोल्फ वैगनर जो थे, उन्होंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रतिपादन किया था, या कह सकते हैं कि वो उसकी वकालत की थी कि जो स्टेट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो एडोल्फ वैगनर जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को प्रतिपादित किया था। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज द टैक्स लेविड ऑन, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो किस पे लेविड होता है, कंपनियों पे लेवी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, मेजर सोर्स क्या है रेवेन्यू का, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मेजर सोर्स है इंडिया में रेवेन्यू का। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमोडिटी टैक्स, कमोडिटी टैक्स कौन सा नहीं है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो कमोडिटी नहीं है। एक्साइज ड्यूटी कमोडिटी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी कमोडिटी टैक्स है, ऑक्ट्राय जो भी है ये भी कमोडिटी टैक्स है। ऑक्ट्राय बोलते हैं, चुंगी बोलते हैं अगर हिंदी में बात करें तो। ये आपका लोकल बॉडीज के द्वारा लगाया जाता है, लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। कहता है कि ए ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स व्हेन दे एंटरिंग ए टाउन, यही है ऑक्ट्राय, चुंगी। मतलब क्या है कि अगर एक कोई क्षेत्र से, स्पेसिफिक एरिया से अगर कोई सामान गुजर रहा है तो उसके लिए उस एरिया के अथॉरिटी के द्वारा, जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल बॉडीज हैं, उसके द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, ड्यूटी लगाया गया है, उसी को ऑक्ट्राय कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट मीन्स क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट मीन होता है टैक्स ऑन स्पेशल बेनिफिट। अगर क्या हुआ कि अगर मान के चलिए आपका लैंड है, लैंड के बाजू से अगर NH गुजर गई, मतलब तो गुजर गई, तो अब क्या हुआ, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ने के बाद स्पेशल असेसमेंट होगा उसका, और उससे जो बेनिफिट आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो टैक्स ऑन स्पेशल बेनिफिट वही स्पेशल असेसमेंट मीन्स हो जाएगा। कहता है कि नॉन राइवरली और नॉन एक्सक्लूडिबली जो है, एक्सक्लूडेबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या हुआ कि आपको अलग नहीं किया जा सकता है, और नॉन राइवरली मतलब प्रतिद्वंदिता भी नहीं होती है उसमें, तो वो आपका पब्लिक गुड कहलाएगा। पब्लिक गुड आर नॉन राइवल इफ सम पीपुल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मतलब सीधी बात यह है कि पब्लिक गुड ऐसा गुड होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, वो आपका पब्लिक गुड कहलाएगा। फ्री राइडल प्रॉब्लम इन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड, वही कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट गुड आर कैरेक्टराइज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइवरली इन कंजम्पशन और पेमेंट ऑफ प्राइसेस, मतलब तो ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका प्राइवेट गुड का है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ आंसर। मतलब प्राइवेट गुड में आप क्या कर सकते हैं, कोई सर्विस आपको दे रहे हैं तो पैसा लेंगे, एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसको हटा सकते हैं। और ये कंजम्पशन वाली बात है कि जैसे अगर एप्पल है, 5 एप्पल है तो 5 ही व्यक्ति को मिल सकता है, एक एप्पल मिल सकता है, और जैसे एक एप्पल खर्च हुआ तो अब 4 बचा। लेकिन पब्लिक गुड ऐसा गुड होता है कि यूज से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान के चलिए सड़क है, सड़क पब्लिक गुड है, आप चलें हम चलें सब चल सकता है, एक साथ चल सकते हैं, बारी बारी से चल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ प्राइवेट गुड की बात होगी तो वो वैसा नहीं होता है।
एडुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, एजुकेशन को मेरिट गुड बोला गया है, मेरिट गुड जो है एजुकेशन एग्जाम्पल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड मीन्स फ्री गुड, मेरिट गुड मीन्स क्या होता है, फ्री गुड हो गया। कहते हैं कि दोज गुड हुज कंजम्पशन एंड यूज आर टू बी इनकरेज आर कॉल्ड मेरिट गुड। जैसे देखिए अभी एजुकेशन था, हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि एजुकेशन क्या है, मेरिट गुड है, तो वही बोलता है कि दोज गुड्स हुज कंजम्पशन एंड यूज आर टू बी इनकरेज, जिसको बढ़ाया जाना चाहिए वो क्या है, मेरिट गुड कहलाएगा। कहते द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड वाज इंट्रोड्यूस, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आर ए मुस्ग्रोव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो 1959 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन इनडायरेक्ट मनी बर्डन। देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट मनी बर्डन। यहाँ दो तीन चीज मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा। टैक्स इंसिडेंट जो होता है द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स कर सकते हैं, और टैक्स इम्पैक्ट होगा। जैसे देखिए ये मैं लिख रहा हूं टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस मतलब हो गया फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, और टैक्स इम्पैक्ट देखिए आगे आएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। द इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स इम्पैक्ट मतलब इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, और टैक्स इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो यहाँ इनडायरेक्ट मनी बर्डन हो गया। कहता है विच इज द टैक्स शिफ्टिंग, टैक्स शिफ्टिंग क्या है, टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन अदर्स। टैक्स शिफ्टिंग क्या है कि टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन अदर्स। जैसे देखिए से वो स्टॉकिस्ट जो होता है, मतलब फैक्ट्री वाले ने टैक्स शिफ्ट किया सामान पे स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट ने दुकानदार को, और दुकानदार ने उसको कंज्यूमर को, तो ये आपका टैक्स शिफ्टिंग हो गया। कहता है कि इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स रेफर टू द डैश बर्डन ऑफ टैक्स, अल्टीमेट बर्डन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है रेफर टू क्या कहता है, अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स कर दिया। कहता है विच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, वेल्थ टैक्स जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता है कि बाकी जो जो यूज करते जाएगा उस पर शिफ्ट होते जाएगा, लेकिन वेल्थ टैक्स जो है जिसका वेल्थ है वही टैक्स देगा। कहता है कि ए टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इंसिडेंस। फाइनल रेस्टिंग प्लेस जहां फाइनल होता है वो आपका इंसिडेंस कहलाता है। इंपैक्ट जो है इनिशियल वाला है। कहता है इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे अभी इनकम टैक्स की बात है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो इंपैक्ट हम पे पड़ा इंसिडेंस किसी और पे जा रहा है। तो मतलब इनिशियल भी और फाइनल भी दोनों हमारे पर ही आ रहा है, इसलिए हमारा ये सेम पर्सन इसमें कहलाएगा। द कंसंट्रेशन थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस वाज डेवलप्ड बाय, कि ये किसने डेवलप किया था तो साइकोक्राट्स ने ये विकसित किया था, डेवलप किया था। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस, मॉडर्न थ्योरी जो टैक्स इंसिडेंस का उसको किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस दिया था। व्हेन ईडी इक्वल टू इंफिनिटिव और ईएस इक्वल टू जीरो, तो होल इंसिडेंस किस पे आएगा, तो पहले तो हम लोग ईडी समझ लेते हैं। ईडी जो है वो आपका इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और ईएस जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ईडी इन्फिनिटिव है और ईएस जीरो है तो इंसिडेंस किस पे होगा, फाइनल बर्डन किस पे होगा, तो सेलर्स पे हो जाएगा। और ईएस अगर जीरो है, सॉरी इन्फिनिटिव है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर इन्फिनिटिव है और ईडी जीरो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उस वक्त इंसिडेंस किस पे होगा, तो बायर्स पे होगा। यहाँ और भी क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी पर बेसिस। कहता है कि दोनों अगर बराबर होगा
तब इंसिडेंस क्या होगा, डिवाइड किसके बीच होगा, तो दोनों के बीच भी डिवाइड हो जाएगा। एक और बात है क्या, क्या व्हेन ES बड़ा है, देखिए यहां भी था ES बड़ा, देख रहे हैं ES इंफिनिटिव था और ED 0 था, तो ES बड़ा होगा तो मोर इंसिडेंस किस पे जाएगा, यहां भी बायर्स था, ES बड़ा था तो बायर्स था, और यहां भी ES बड़ा है तो बायर्स के पास जाएगा। अगर ED बड़ा होगा तो सेलर्स के पास जाएगा। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा हूं कि अब एक मतलब हम लोग देख लेते हैं कि यहां मतलब ये एक फॉर्मूला करते हैं कि ED इक्वल टू इंफिनिटिव और ES इक्वल टू 0 और ED ग्रेटर देन ES। तो दोनों केस में हमारा कौन सा हो रहा है, इंसिडेंस किस पे हो रहा है, इंसिडेंस जो है वो सेलर्स पे हो रहा है, ठीक है। और अगर ES इक्वल टू इंफिनिटिव और ED इक्वल टू 0 और ES जो है ग्रेटर देन ED, तो हमारा बायर्स पे पड़ रहा है। तो यहाँ हमको एक ये ध्यान रखना है कि अगर S छोटा होगा तो सेलर्स हो जाएगा, और S बड़ा होगा तो बायर्स पे जाएगा। तो यही एक याद रखना है, ये 5 और 6 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमको क्या ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर छोटा होगा तो सेलर्स पे इंसिडेंस जाएगा, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बड़ा होगा तो बायर्स पे जाएगा। इस तरह से हमको याद रखना है इसको। कहता है कि द गवर्नमेंट व्हिच टैक्सेस आर लिस्ट इज द बेस्ट, द गवर्नमेंट व्हिच टैक्सेस द लिस्ट इज द बेस्ट इज द बिलीफ ऑफ, ये क्लासिकल मतलब गवर्नमेंट के बारे में बोला, क्लासिकल टैक्स सिस्टम के बारे में बोला गया है कि अगर कम टैक्स होता है तो वो बहुत अच्छा है, तो ये क्लासिकल थ्योरी कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू लैफर के अनुसार कहता है कि व्हेन द टैक्स रेट इज 100% द टैक्स रेवेन्यू विल 0। अगर टैक्स रेट 100% है तो टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कहता है इलास्टिसिटी रेवेन्यू रिस्पॉन्स टू मार्जिनल रेट एंड मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, ये इसको इलास्टिक रेवेन्यू रिस्पॉन्स टू मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड लैफर कर्व, इसी को लैफर कर्व बोला गया है। लैफर कर्व सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इन इज यू शेप। लैफर कर्व क्या बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इज यू शेप्ड है। कहता है कि देयर इज ए व्यू दैट रिड्यूस रेट ऑन इनकम टैक्स who lead to a significant rise in income tax revenue. The view has been attributed to Arthur Laffer. कहता है in the case of regressive tax में क्या होता है, the rate of tax decreases as income increases। हम लोग पहले पढ़े थे प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शन और रिग्रेसिव वाले में, जो कि टैक्स रेट डिक्रीज करेगा अगर इनकम बढ़ते जा रहा है। एड वैलोरम ड्यूटीज क्या है, एड वैलोरम ड्यूटी क्या है कि वैल्यू के आधार पर लेविड जो किया जाता है वही एड वैलोरम ड्यूटी है। टैक्स अवॉइडेंस जो है लीजिटिमेट है, टैक्स अवॉइडेंस जो है लीजिटिमेट है, मतलब कानूनी रूप से जो आपका है वो आप उसका अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको छूट मिल सकती है तो वही टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। द वैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ वैट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फ्रांस में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वैट वाज हरियाणा। वैट का फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2003 में किया गया था। कस्टम ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन कमोडिटी एज दे क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। कस्टम ड्यूटी कैसे इम्पोज कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, नेशनल बाउंड्री जब क्रॉस करता है। कॉन्ट्रा साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, कॉन्ट्रा साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी जो है पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया, जेम कीन्स के द्वारा किया गया था। डिफिसिट फाइनेंसिंग एज ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये भी जेम कीन्स के द्वारा डिफिसिट फाइनेंसिंग को पॉपुलराइज किया था या सजेस्ट किया गया था।
कीन्स पॉपुलराइज्ड फिजिकल पॉलिसी जो कीन्स के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी, ये क्या था, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रैक्टिस विच ए गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी, वो डिफिसिट फाइनेंस देन इट रिसीव एज रेवेन्यू इज रेफर्ड एज, मतलब जितना आपको रेवेन्यू मिलता है उससे ज़्यादा खर्च करने को क्या कहा जाता है, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग में लीड टू इन्फ्लेशन, उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस रहता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड क्या क्या करता है, तो बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ठीक है, इशू ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है, विड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये सभी डिफिसिट फाइनेंसिंग में इंक्लूड होता है। द बैलेंस बजट प्रिंसिपल वाज एडवोकेटेड बाय, बैलेंस बजट प्रिंसिपल जो है किसके द्वारा एडवोकेट किया गया था, क्लासिकल स्कूल के द्वारा एडवोकेट किया गया था। द आइटम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड इज नॉन एज टैक्स बेस, द आइटम और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड इज नॉन एज टैक्स बेस के रूप में जाना गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स बेस, टैक्स बेस कौन सा नहीं है, इनकम है, वेल्थ है, कंजम्पशन है, यूटिलिटी नहीं है। मतलब कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स बेस में इनकम है, तो ये आंसर हो जाए, क्योंकि यूटिलिटी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस पे टैक्स तो लग नहीं रहा है। कहता है इक्वल ट्रीटेड इक्वली जो है वो टैक्सेशन लीड टू, उसको क्या बोला जाता है, अगर सभी बराबर को बराबर के रूप में ट्रीट करना है तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी बोला जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल इक्विटी बोला जाता है, इक्वल ट्रीटेड इक्वली। कहता है कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इंटरेस्ट पेमेंट, सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो रहा है डिफेंस फोर्स में इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन में जो हो रहा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स asserts that public expenditure क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो अनप्रोडक्टिव है। द फिजिकल डिफिसिट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोल रहा है, द फिजिकल डिफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी, अगर फिजिकल डिफिसिट से हम इंटरेस्ट लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर ए ईयर इज कॉल्ड, तो उसको प्राइमरी डिफिसिट कहलाएगा। मतलब फिजिकल डिफिसिट में अगर हम माइनस कर दें इंटरेस्ट लायबिलिटी को तो हमारा प्राइमरी डिफिसिट कहलाएगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अगर फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट लायबिलिटी, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट लायबिलिटी, ठीक है। FRBM एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास हुआ है, 2003 में पास हुआ था। द जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड वाइज, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था जीरो बेस्ड बजट, USA के द्वारा। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग जीरो से शुरू करते हैं। हु प्रपोज जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पैटर फियर जो है सबसे पहले प्रपोज किया था जीरो बेस्ड बजट के बारे में। जेंडर बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया विद द यूनियन बजट ऑफ कब, 2006-07 से जेंडर बजट भारत में स्टार्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटरी बॉडी, फाइनेंस कमीशन जो है स्टेटरी बॉडी है। द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर ऑफ 1951 में किया गया था। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी थे। अभी जैसे टर्म जो है वो 2021 से 2026 तक ये 15th फाइनेंस कमीशन का टर्म है, 15th फाइनेंस कमीशन का। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये NK सिंह हैं, ठीक है। NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, लेकिन अभी 16th का भी गठन कर दिया गया है। हालांकि अभी टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ तो काम यही कमेटी कर रही है 15th फाइनेंस कमीशन, लेकिन 16th का जो गठन किया गया है
उसके जो चेयरमैन हैं वो अरविंद पनगडिया हैं। अरविंद पनगडिया आपने नाम सुना हुआ होगा कि वो नीति आयोग के जो नीति आयोग के पहले वो डिप्टी या वाइस चेयरमैन कह सकते हैं, वाइस चेयरमैन जो थे वो उन्हीं को 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, अरविंद पनगडिया को। इनका टेन्योर जो है 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा। द ग्रांट रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन आर नॉन एज, क्या बोला जाता है, स्टेट्यूटरी ग्रांट बोला जाता है। मतलब फाइनेंस कमीशन के द्वारा अगर कोई ग्रांट रिकमेंड किया गया है। द फाइनेंस कमीशन डज ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट वन विच इज वर्क आउट एलोकेशन ऑफ टैक्सेस इन डिविजिबल पूल, ये भी सही है। लुक इनटू द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट, ठीक है। एलोकेट ग्रांट इन एड इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये ठीक है। असिस्ट द प्लानिंग कमीशन इन मेकिंग 5-year प्लान, ये सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नॉट का बोला गया, तो एक्सेप्ट वन बोला गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंस, फाइनेंस कमीशन क्या निर्धारित करता है, द रिसोर्सेज ट्रांसफर टू स्टेट, ये डिसाइड करता है। कहता है पब्लिक डेब्ट मीन क्या होता है, पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो इस हिसाब से यहाँ होगा कि बोरोइंग बाय ए गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन द कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और फ्रॉम बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो मतलब पब्लिक डेब्ट जो है आप कहाँ से ले सकते हैं, विद इन अ कंट्री, फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट इंडिविजुअल से, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल से, बैंकिंग से, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, तो ये हमारा पब्लिक डेब्ट कहलाएगा। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट रेफर टू टर्म ऑफ न्यू बॉन्ड, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट और मैच्योरिटी, ये तीनों आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट में रेफर करता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पब्लिक डेब्ट ऑफ ए कंट्री, क्या इसमें कंट्रीब्यूट करता है, टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर, अर्ज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड करप्शन, ये सभी हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए रीजन ऑफ राइजिंग पब्लिक लोन बाय ए कंट्री, कौन सा रीजन है जो पब्लिक लोन को राइज कर रहा है, ब्रिंगिंग गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर थ्रू टेम्पोररी लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये सही है। तो टू रिड्यूस डिप्रेशन इन द इकोनॉमी एंड फाइनेंसिंग पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, ये भी सही है। फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काउज ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑफ ए कंट्री, क्या काउज है पब्लिक डेब्ट ऑफ कंट्री का, तो वार और वार प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये है। टू कवर द बजट डिफिसिट और करंट अकाउंट, ये भी सही है। टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर स्कीम, तो यहाँ भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या काउज है पब्लिक डेब्ट ऑफ इसका मतलब कंट्री का, तो ये सभी कारण है इसमें। शॉर्ट कमिंग ऑफ पब्लिक डेब्ट इज, शॉर्ट कमिंग ऑफ पब्लिक डेब्ट, उसका शॉर्ट कमिंग क्या हो सकता है, जो पॉलिटिकल स्लेवरी हो सकता है, राजनीतिक गुलामी हो सकता है, डेंजर ऑफ इंसॉल्वेंसी हो सकता है, दिवालियेपन का खतरा रहेगा, डेंजर टू कंट्री फ्रीडम, मतलब देश की आज़ादी को भी खतरा रहेगा अगर पब्लिक डेब्ट का मतलब शॉर्ट कमिंग की वजह से, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द बर्डन ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक डेब्ट इज ऑन, बर्डन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो किस पे जाएगा, फ्यूचर जनरेशन पर जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपने ले रखा है उसका, जो कि हम 15 साल बाद पेमेंट करना शुरू करेंगे, तो 15 साल बाद की जो जनरेशन होगी उसको पे करना पड़ेगा। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिडेमिंग पब्लिक डेब्ट, कौन सा मेथड नहीं है, सिंकिंग फंड मेथड है, कैपिटल लेवी भी मेथड है, टर्मिनल एन्यूटी भी मेथड है, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट का, ग्रांट इन एड जो है रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट का मेथड नहीं है। कहता है द डेब्ट विच द गवर्नमेंट प्रोमिस टू पे ऑफ द स्पेसिफाइड डेट आर, स्पेसिफाइड डेट पर अगर डेब्ट को पे करने का गवर्नमेंट प्रॉमिस किया है तो उसको रिडेमेबल डेब्ट कहेंगे। कहता है कि शॉर्ट पीरियड डेब्ट आर कॉल्ड एज अनफंडेड डेब्ट, शॉर्ट पीरियड अगर डेब्ट है तो उसको अनफंडेड डेब्ट कहेंगे। अनफंडेड डेब्ट आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग डेब्ट भी उसको बोलते हैं। अनफंडेड डेब्ट जो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है उसको फ्लोटिंग डेब्ट भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल इशू बाय द गवर्नमेंट आर इन नेचर ऑफ फ्लोटिंग डेब्ट, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड का होता है। ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट पीरियड का होता है, उसको फ्लोटिंग डेब्ट भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल को हम अनफंडेड डेब्ट भी बोल सकते हैं। कहता है कन्वर्टिंग और अल्टरिंग ए पब्लिक डेब्ट फ्रॉम ए हायर टू लोअर,
मतलब हायर टैक्स, पब्लिक डेब्ट का जो टैक्स रेट है उससे अगर लोअर में हम लोग कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट इज रेफर्ड टू एज ए कन्वर्जन, उसको बोलते हैं कि आपने लोन ले रखा है 10% पर, अब लोन का दर ही 8% हो गया, तो आप जो ये रेट, इंटरेस्ट रेट को कम करवाएंगे, ये कन्वर्जन कहलाएगा। कहता है डेड वेट डेब्ट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पब्लिक डेब्ट, अनप्रोडक्टिव डेब्ट कहलाता है। डेड वेट डेब्ट जो है रेफर क्या करता है, फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पब्लिक डेब्ट, वो पब्लिक डेब्ट का कौन सा फॉर्म है, अनप्रोडक्टिव डेब्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन विथ रिगार्ड टू द बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑफ ए कंट्री। तो देखिए क्या है, कहता है इफ ए पब्लिक डेब्ट इज टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस इट विल नॉट बी बर्डन ऑफ द इकोनॉमी, सही है। इफ पब्लिक डेब्ट इज टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस इट विल इम्पोज बोथ मनी बर्डन एंड रियल बर्डन ऑन द इकोनॉमी, ये भी सही है। कहता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट द अमाउंट ऑफ रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द डायरेक्ट मनी बर्डन ऑन द कम्युनिटी, ये तीनों सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। कहते हैं इन केस ऑफ इंटरनल डेब्ट द डायरेक्ट मनी बर्डन ऑन द इकोनॉमी इज ह्यूज एज ट्रांसफर ऑफ द वेल्थ हैपेंस विद इन द कम्युनिटी, तो ये वाला आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कहता है डेब्ट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस इन नॉर्मली केस, तो ट्रेजरी बिल मतलब शॉर्ट पीरियड का जो डेब्ट है वो क्या कहलाएगा, ट्रेजरी बिल कहलाएगा। रिडेमेबल डेब्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टर्मिनेबल लोन्स, मतलब जिसमें हम लोग क्या, रिडेमेबल डेब्ट क्या बोले थे हम लोग कि जिसका डेट फिक्स रहता है, मतलब जो प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट कि हम स्पेसिफाइड डेट को हम दे देंगे, तो वो रिडेमेबल डेब्ट हो जाएगा, तो उसको टर्मिनेबल लोन भी बोलते हैं। इरिडेमेबल डेब्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, इरिडेमेबल डेब्ट को क्या कहते हैं, परपेचुअल डेब्ट बोलते हैं। परपेचुअल, इसके लिए नो स्पेसिफाइड डेट होता है, नो स्पेसिफाइड डेट रहेगा कि कब पेमेंट, रीपेमेंट के लिए, ठीक है। ए फंडेड डेब्ट रेफर टू, फंडेड डेब्ट रेफर टू ए लॉन्ग टर्म लोन हो गया। अनफंडेड डेब्ट शॉर्ट टर्म होता है और फंडेड डेब्ट जो है वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 101 क्वेश्चन नंबर से आगे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।